तो आइए कंटिन्यू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम लोगों ने कल भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्या चीज़ पढ़ी थी कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा और उसमें हमें एक एंगल गिवन होगा, और वैसी बात है, ठीक है। और आपको एक साइड गिवन होगी, मान लीजिए ये 5 है, और आपसे एक साइड और निकालने के लिए बोली जाएगी कि ए बी निकालो। तो आपने जानबूझकर ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करना है जिसमें गिवन साइड और जो आपने फाइंड आउट करना है वो वाली साइड यूज़ होती है। बताइए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, बताओ भैया। भाई 3 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से बताया करो हमेशा, साइन, कॉस और टेन। इनमें से बताइए कौन सा है। अरे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बोलो ना, क्या है, बेस और हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व हो रही है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उठाओगे, कॉस 30। भैया पहले हम बेस लेंगे। हाँ बाबू, भाई मैंने आपको 3 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताए हुए हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। बताने को आप सेक से भी निकाल लोगे इस सवाल को, ऐसी बात नहीं है कि नहीं निकाल सकते, बट उनकी वैल्यूज़ निकालना और उसमें गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेक 30 ढूंढना, पर ढूंढना तो आपको कॉस 30 के थ्रू पड़ेगा ना, तो बेटर है ना कॉस चलाओ, ठीक है, वरना फिर वैल्यूज़ डालने में गलतियाँ करेंगे। वीडियो देखी थी अपनी पूरी चलाओ हिसाब के जितना हो सके, फिर लास्ट में कहना भैया नंबर नहीं आया। कॉस 30, अगर हम कॉस 30 यूज़ करते हैं तो कौन कौन सी साइड यूज़ हो जाएंगी, ए बी और अपॉन में ए सी। सही बात है। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, बता। हाँ, √3/2। और ए बी की वैल्यू पता नहीं है, निकालनी है, और ए सी की वैल्यू पता है 5। अब हम ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे 5√3 हो जाएगा और यहाँ पे 2ab हो जाएगा, और हम जानबूझ के ए बी को क्या कर देंगे अकेला, तो दिस इज 5√3। अभी तो सीधे निकल गया भैया, ये तो सीधा निकलेगा, नीचे रूट नहीं है, तो दिस इज द आंसर। आया समझ में बाबू, ऐसा नहीं होगा। आपको वो एंगल्स दिए होंगे जिनकी वैल्यूज़ आपको पता है, चिंता मत करिए। और किसी को सवाल पूछना है इसमें, क्वेश्चंस देखें, बाकी हम धीरे धीरे क्वेश्चंस के साथ सीखते जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री को। निकाल लीजिए पहले ही एक्सरसाइज, इसमें एक ही एक्सरसाइज है, ठीक है। हाँ जी, और आपने उस एक्सरसाइज में माहिर होना। देखिए क्वेश्चन हट तो गए लगे हैं आपकी बार, तीसरे चैप्टर में थे। नहीं, जो भी कटे हैं कोई बात नहीं, आपने सीखना। जो कट गए अच्छी बात, अगर पेपर टफ आया तो आप तैयार रहिए ना, बी रेडी फॉर द वर्स्ट। अब पता नहीं है किसकी बात कर रहा हूँ। ये देखो, तो आपके पास 2 तरीके के एंगल्स होते हैं। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। मैं समझा देता हूँ आपको क्या चीज़ है इसमें, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो सबसे पहले ये चीज़ आपके पास होगी ग्राउंड लेवल, ये वाली जो लाइन है दिस इज ग्राउंड, दिस इज ग्राउंड लेवल, ठीक है। आप यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है, और आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को। तो देखो 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है ग्राउंड लेवल, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक क्या होता है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और एक आपका होता है लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। 3 चीज़ें होती हैं समझने के लिए, इधर छोड़ो, इधर अलग से समझते हैं इस बात के बारे में। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ कोई एक बिल्डिंग है, यहाँ कुछ है, वॉल है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है आप ग्राउंड लेवल तो मेंटेन कर ही रहे, सो दिस विल बी योर ग्राउंड लेवल। इसमें किसी को डाउट है, ग्राउंड लेवल है। नेक्स्ट आपका हॉरिजॉन्टल एक्सेस, हॉरिजॉन्टल एक्सेस मतलब होता है आपकी आंखों की सिधाई, स्ट्रेट सामने, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस है आपके।
ये क्या हो गया आपके पास? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस लॉजिक को पकड़ लीजिए, पूरा चैप्टर आपके हाथ में। और तीसरी बात जो है वो है लाइन ऑफ साइट। भाई आप देख कहाँ रहे हैं? बिल्डिंग के सब टॉप। तो ये वाली लाइन जो है, ये लाइन कहलाती है लाइन ऑफ। भैया अगर हम बिल्डिंग बीच में देख रहे हैं तो वो भी लाइन ऑफ साइट है। क्या जी? बिल्डिंग के बीच में देख रहे हैं लाइन ऑफ साइट। हाँ जो हम बिल्डिंग। हाँ बिल्कुल, बिल्डिंग के बीच में देख रहे हैं तो भी लाइन ऑफ साइट। मतलब मेन बात है आप देख कहाँ रहे हैं, अच्छा ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो ये आपकी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं चीज़ों को। अब देखिए, अगर आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस, अब एंगल कहाँ बनेगा? एंगल बनेगा आपका हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और लाइन ऑफ साइट के बीच में, लाइन ऑफ साइट के बीच में बनेगा हर बार। हर बार। हॉरिजॉन्टल एक्सिस और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनेगा। मतलब आपका जो एंगल है वो यहाँ पर यहाँ है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा जी। अगर आपकी लाइन ऑफ साइट आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ऊपर है, अपवर्ड है, तो ऐसे एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप खड़े हैं, अगर कहीं एंगल ऑफ एलिवेशन लिखता है तो इसका मतलब समझिए कि आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप वॉल के पास खड़े हैं, अगर आप ऊपर देख रहे हो तो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो सामने होगा और लाइन ऑफ साइट कहाँ होगी? ऊपर होगी। तो लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ऊपर होगी, तो इसका मतलब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ध्यान रहेगा। अच्छा जी, तो ध्यान रखिएगा, थीटा हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनेगा। ग्राउंड लेवल से उसका कोई लेना देना नहीं है, ग्राउंड लेवल अलग चीज़ है। अच्छा, मान लीजिए आप एक बहुत बड़े प्लेन को, आप प्लेन को देख रहे हैं, तो भाई ग्राउंड से ही देख रहे हो तुम, लेकिन प्लेन की हाइट और आपकी हाइट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो आपकी हाइट को ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान लिया गया। आपकी हाइट वैल्यूएबल नहीं है। भाई दीवार को देख रहे हो तो हाइट वैल्यू रखती है थोड़ी बहुत, लेकिन अगर आप प्लेन को देख रहे हो तो बहुत ऊंचा है, क्लाउड को देख रहे हो बहुत ऊंचा है, तो अगर आपकी हाइट के बारे में कोई बात नहीं की गई है और ना आपकी हाइट पूछी गई है तो आपने अपनी हाइट बाय डिफ़ॉल्ट ग्राउंड लेवल पे ही माननी है। तो ऐसे केस में आपकी लाइन ऑफ साइट तो होगी, लेकिन आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस लाइन ऑफ साइट पे एंगल और ग्राउंड लेवल सेम होगा। मेरी बात क्लियर है? भाई आपकी हाइट बनाई नहीं उसने, तो आपका जो ग्राउंड लेवल है वही आपका क्या है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो ऑब्वियसली बात आपका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बनेगा ग्राउंड लेवल के साथ। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर आपकी हाइट थोड़ी वैल्यू रखती है तो आपका ग्राउंड लेवल, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल एक्सिस अलग अलग दिखाई देंगे और थीटा ऊपर बनेगा। बट जहाँ पर आपका हाइट वैल्यू नहीं रखती है वहाँ पर आपका ग्राउंड लेवल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक ही हो जाता है और वहाँ आपका थीटा ग्राउंड लेवल पर ही बनता है। बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा जी। तो ये सब एंगल ऑफ एलिवेशन का पार्ट है। किसका पार्ट है? एंगल ऑफ एलिवेशन कब पता चलता है? जब आपकी लाइन ऑफ साइट आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ऊपर होती है। क्या होती है? ऊपर होती है। अच्छा जी, अगर आपकी लाइन ऑफ साइट, मान लीजिए आप किसी वॉल पे चढ़ गए ऊपर, आप गड्ढे के ऊपर खड़े हैं और आप किसी को देख रहे हैं नीचे, तो ये लाइन ऑफ साइट है। तो अब आप तो यहाँ खड़े हो, तो भाई आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहाँ होगी, होगी कि नहीं होगी? लाइन ऑफ साइट कहाँ होगी? नीचे। एंगल ऑफ डेविएशन, तो भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया। क्या बन गया? ग्राउंड लेवल भैया ना बने हुआ एंगल ऑफ डिप्रेशन। हाँ क्या जी? ग्राउंड लेवल। एक मिनट बाबू, नीचे से खड़े खड़े आप परछाई देख सकते हो अपने, ग्राउंड में पानी में अपनी परछाई देख सकते हैं, वहाँ पर ही बनेगा, बनेगा बिल्कुल।
अगर आप अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस से नीचे देख रहे हो तो डिप्रेशन बनाओगे, अगर ऊपर देख रहे हो तो एलिवेशन बनाओगे। बात बहुत सिंपल है, आप देख कर रहे हैं। अगर आप अपने हॉरिजॉन्टल से, पैरेलल से, सामने से ऊपर देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, नीचे देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो आपका थीटा 0 है, ठीक है, क्योंकि थीटा एंगल ऑफ, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस से नीचे होता है हमेशा, लाइन ऑफ साइट, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, ठीक है। चाहे आप ग्राउंड पे खड़े हो चाहे किसी हाइट पे खड़े हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भैया यहाँ में ग्राउंड लेवल कहाँ होगा? भाई ग्राउंड लेवल नीचे होगा जिस पे ये चीज़ खड़ी हुई है, वॉल है जिसमें। बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस और आपका ग्राउंड लेवल तो पैरेलल होता है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा? हाँ भैया। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर से किससे होगा? अगर ये थीटा है तो ऑब्वियस बात है यार, ये भी क्या कंसीडर करेंगे हम लोग? ध्यान रहेगा। ये वाली कौन सी लाइन है? जस्ट खड़ी कौन सी लाइन? ऐसे ये वर्टिकल है, वर्टिकल लाइन ये कोई किसी चीज़ पे आप खड़े हैं, तो सीधी। समझ में आया? तो अगर आपका लाइन ऑफ साइट आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस से नीचे चली जाती है तो वी विल कंसीडर दैट एंगल इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर आपकी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ऊपर आ जाती है वी विल कंसीडर दैट थिंग एज एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बात आपके दिमाग में जा रही है? सिंपल बातें हैं बहुत, ठीक है। आइए क्वेश्चन करें, आइए क्वेश्चन करते हैं, उससे और आइडिया आ जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज मत करो वैसी। एक्सरसाइज से बाबू देखिए, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इसमें, काफ़ी आपको मज़ा आएगा देखने में इसमें। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें जो मेन बात है वो है लैंग्वेज की, तो ये लैंग्वेज पढ़ते हैं इसकी क्या लिखी हुई है। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एक सर्कस आर्टिस्ट है, देखिए इस ये जो भी आपका पूरा चैप्टर है इसमें एक बात और भी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर डायग्राम बन गया सही तो लगभग 60% क्वेश्चन इज डन। अगर डायग्राम सही है ना तो 60% क्वेश्चन सही है, बाकी तो बस खाली सॉल्व करने वाली बात है। तो डायग्राम पे ज़्यादा फोकस रखें। अगर आपको ड्यूरिंग एग्जाम कुछ नहीं है समझ में आ रहा है तो अपने दोस्त से कम ये कह दो कि भाई इसका डायग्राम दिखा दे, तो 60% क्वेश्चन वहीं से डन हो जाएगा आपको। वाने गलत में तो तुम्हारी किस्मत भाई, वो अब आपकी चॉइस है, आप कैसे दोस्त बनाते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ। एक सर्कस आर्टिस्ट है, इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट 20 मीटर लंबी रोप पर चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। तो जो कि एक वर्टिकल पोल पे बंधी हुई है और ग्राउंड पे बंधी हुई है, मतलब ग्राउंड से वो रोप जा रही है ऐसे, और टाइटली है, टाइटली स्ट्रेच्ड है, मतलब उसके अंदर बल्ज नहीं है, मतलब उसके अंदर झुकाव नहीं है। नॉर्मली अगर आप रस्सी को बांधो तो ऐसे झुकाव रहता है ना, जैसे पतंग की डोर नहीं देखी आपने, बल्ज रहता है, हाँ, लेकिन वो लटकी हुई नहीं है, वो स्ट्रेच्ड है, क्योंकि लटकी होगी तो फिर कैसे वो चढ़ेगा उसके ऊपर, है ना। तो ये टाइटली स्ट्रेच्ड है, ठीक है, बट एक तो टॉप ऑफ पोल से टच है और एक ग्राउंड पे टच है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए भाई, ये वाली जो चीज़ है ये पोल है ना, तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ A, B और C। और वैसे होता है पोल वर्टिकली खड़ा है तो मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, समझने की बात है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी चैप्टर है वो सब राइट एंगल ट्राइंगल बेस्ड है, ओके। अच्छा जी, फाइंड द हाइट ऑफ द, अच्छा हाँ, रोप कितनी लंबी है? 20 मीटर। अच्छा, इसमें रोप कौन है भाई? विवेक, विवेक, विवेक किसका नाम है? विवेक, रोप कौन सी है? ए बी है, बहुत बढ़िया। ए बी क्या है? मैं रोप पूछ रहा हूँ, रोप का है यहाँ पे? ए बी रोप नहीं है, ए सी है रोप। ए भी तो पोल है, वर्टिकल पोल। और हाइपोटेन्यूस भी देख लो ध्यान कितना है। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लॉन्ग रोप चढ़ रहा है, जो कि एक वर्टिकल पोल के टॉप से बंधी हुई है और ग्राउंड पे बंधी हुई है। तो ये है रस्सी 20 मीटर। विवेक, आपको यही नहीं पता रस्सी कहाँ है, और ये रस्सी कितनी लंबी है? 20 मीटर। तो 20 मीटर है ये रस्सी,
और ये पोल है जो खड़ा हुआ है सीधा, और ये ग्राउंड है नीचे BC। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक सर्कस आर्टिस्ट इस AC रस्सी पे चढ़ रहा है और ये रस्सी वर्टिकल पोल के टॉप से और ग्राउंड पे टाइटली स्ट्रेच्ड है। बात समझ में आई मेरी? ठीक है ए बसंती, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो भाई, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल टू द ग्राउंड। अच्छा देखो भाई, इसमें भी एंगल नहीं दिया उन्होंने, एक साइड दी है बस खाली। देखो ना आगे, अभी जहाँ तक हमने पढ़ा है उस तक तो नहीं दिया है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपने मुझे हाइट ऑफ पोल बताना है, मतलब क्या बताना है? AB निकालना है। क्या निकालना है? AB निकालिए। अगर एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, अगर रोप ग्राउंड लेवल के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रही है, 30 डिग्री। तो मतलब यार ये वाला एंगल कितना है? 30 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आया? आगो मैंने क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही डायग्राम बनाया है। हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो अब आप मुझे बताइए कि मुझे ये वाली चीज़ चाहिए और ये वाली गिवन है। अभिषेक कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे? हाँ भाई, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे? साइन निकालेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना ये। भाई ये पोल क्या बन गया? परपेंडिकुलर है, ये थीटा है, तो इसके अपोजिट वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। और ये क्या है? हाइपोटेनियस। तो भैया हमें तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए ना जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस इन्वॉल्व हो, तो वो तो साइन में ही होता है। नहीं आ रहा समझ में? अब इसको लिखेंगे कैसे? पहली बात तो आपने डायग्राम बनाना है, दूसरा आपने इन ट्राइंगल। भैया मैं 30 इन्वॉल्व ना करना। 30 तो एंगल बन रही है हमारे यहाँ, तो देखेंगे ना। या यहाँ एंगल बन रहा है, या हमारे यू थीटा है, यू थीटा है तो यू परपेंडिकुलर रहेगा। अगर यू थीटा होता तो यू परपेंडिकुलर रह जाता नीचे वाला, और वो वाली हाइपोटेनियस। हाँ वो तो हाइपोटेन्यूस ही रहेगी हमेशा। कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रही है? तो आपने सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC जाना है, फिर यहाँ पे बताना है कि कौन सा एंगल क्या है। एंगल B कितना है आपके पास? 90 डिग्री। एंगल C भी आपको पता है 30 डिग्री। 30 डिग्री। अच्छा जी, और क्या पता आपको? AC पता है। AC कितनी है आपके पास? 20 डिग्री। हाँ जी, गिवन थोड़ा बहुत लिखना पड़ता है, क्या क्या पता है हमें। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन है बस थोड़ा सा, और कुछ नहीं। फिर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे हम लोग? साइन 30। साइन 30 के लिए कौन सी साइड अपन कौन सी साइड हो जाएगी? AB परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आया? अच्छा जी, अब भाई साइन AB की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 20। अच्छा AB तो निकालना है, AC की पता है 20, तो AB निकालना है ना। AC कितना है? 20। साइन 30 कितना होता है? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई ना डायरेक्ट 20 काट भी सकते हैं इसको डायरेक्टली, अपॉन 2। बट ठीक है, जिनको नहीं आता कोई बात नहीं। 20/2 यहाँ पे AB 2 से काट दिया इसको 10 बार, तो AB की वैल्यू कितनी बची? हाँ भाई, हाइट ऑफ द पोल कितना निकला है? 10 मीटर। अब आप लिखोगे हेंस। अच्छा प्रूफ हो रहा है यहाँ पे, है ना? हाइट ऑफ AB इक्वल्स टू 10 मीटर। पोल इज 10 मीटर। प्रूफ हो रहा है। आया समझ में कैसे लिखना है? बोलो भाई, नहीं आया तो अभी भी बता। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, आराम से पढ़िए। डायग्राम इज मस्ट। डायग्राम बना दिया, क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल ना। फिर तो हो ही जाएगा। ठीक है, डायग्राम का खेल है सारा, और डायग्राम बनेगा लैंग्वेज समझने से। इसलिए विल राइट एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 2। डिग्री को एंगल बना रहा हूँ। बहुत बढ़िया। एक ट्री था, ब्रेक्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग, हवा चली वो टूट गया, एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट, और ब्रेकन और जो ब्रोकन पार्ट है वो कुछ उस तरीके से टूटा है कि इट टचेज द टॉप ऑफ द ट्री टू द ग्राउंड। मतलब उसका जो ट्री का जो टॉप है वो ग्राउंड को टच कर गया। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे ये आपके पास ट्री था, तो हवा चली तो ये यहाँ से टूटा और ये ही गिर गया नीचे की तरफ, कुछ ऐसे। तो ये अलग होगा। तो किसमें होगा, क्या होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ए है, ये बी है, ये पेड़ है, और टॉप सी से टूटा है, और ये जो सी डी पार्ट है, मुझे बात हो, ये सी डी पार्ट और ए सी पार्ट बराबर है ना? अरे ये सी डी और ए सी बराबर है कि अलग अलग है? भाई वही भाई, ये ट्री था, वो जब टूट के नीचे गिरा तो ये वही पार्ट तो है जो खड़ा था। तो भाई ए सी और सी डी बराबर नहीं है क्या? सही है ना लॉजिकली? तो ठीक
एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, और जब ये गिरा टॉप नीचे ग्राउंड पे, तो ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रहा 30 है? डिग्री। मतलब यहाँ पर 30 डिग्री क्रिएट हो, हाँ या ना? हाँ भाई अच्छा, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। 20 भी नहीं रहा है। मतलब डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री का मतलब क्या होता है? ट्री की जड़, और जहाँ पे ग्राउंड को टच किया है उसके बीच की जो दूरी है 8 वो मीटर। कितनी है? 8 मीटर। तो मतलब आपको ये दे दिया 8 मीटर। हाँ और फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, आपसे ट्री की टोटल हाइट पूछी है। ए बी अपॉन भैया बी डी है जाएगा, मतलब बेस अपॉन क्वेश्चन देख लीजिएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपसे टोटल हाइट पूछी है उसमें। 10 थीटा लग जाएगा भैया। तो आपको मुझे ए बी निकाल के देना है। अब भैया ए सी तो ट्राइंगल में है ही नहीं, निकालोगे कहाँ से? सीडी है वहाँ। लेकिन सी डी तो है, और सी डी ही तो ए सी है, क्योंकि वही तो ब्रोकन पार्ट जो नीचे गिरा है वही तो है। हाँ भैया। तो आप क्या करेंगे, इसको निकाल लोगे और इसको भी निकाल लोगे, दोनों को प्लस कर दोगे, हाइट ऑफ द ट्री नहीं आया। एक बात समझ में ना आप भैया, बोलो भाई। ताकि हम जहाँ भैया एंगल बने या वाले एंगल ना ले में तो दूसरी जगह क्यों ले में? कहा मतलब तुमने सीडी क्यों लिए, एसी वाले क्यों लिए? चलो ए बी तो पूरा ले लियो। भाई यो 8 मीटर की बनी, हाँ हम तो हाइट ऑफ द ट्री पूछो है, जो पूछो वाई बात है तो लिखूंगा मैं। हाँ यू पूरा ले लियो। चलो यू तो अब यहाँ पूरे निकालने के नहीं है, यू तो निकालना ही पड़ेगा और यू भी निकालना पड़ेगा। अब यू तो निकलेगा ना, क्योंकि यू ट्रायंगल में ना आ रहा, पर यू ही चीज़ तो यहाँ गिरी सी डी पे, तो सी डी और ए सी बराबर ही तो है। आपने तो कहा था ये बात, तो मैं सी डी निकाल देता हूँ और बी सी निकाल देता हूँ, दोनों को प्लस कर देता हूँ, वही तो हाइट ऑफ द ट्री होगा हमारे पास। हाँ, अब यही तो बात है कि निकालेंगे ऐसे। तो भाई एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको क्या कहता है कि एक तो एंगल पता कर लो और एक साइड पता कर लो, ट्रायंगल में कुछ भी निकाल सकते। अभी तो करो भैया, बेस पता हो तुम्हें, जो थीटा है, परपेंडिकुलर निकालना, परपेंडिकुलर बेस कौन खेला इनमें? 10 लगाओ, बेस पता हो, परपेंडिकुलर निकल ही जाएगी, और परपेंडिकुलर निकल गई। अब बेस और हाइपोटेन्यूस वाला कौन है? कॉस वाला लगा दीजिए, फिर वो सीडी निकल जाएगी और दोनों ने प्लस कर दीजिए, हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगा। नो आया, नो आया, तेरे बाउंसर है, तेरे नो आया समझ में क्यों करना है, समझ में आ रहा है? ठीक है, आप लोगों का एक सवाल होना चाहिए था यहाँ पे, पता नहीं आप पूछते ही नहीं हो। भाई जब मैंने परपेंडिकुलर निकाल लिया तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए था कि भैया कोई ज़रूरी है कि बेस से ही निकालेंगे? भैया परपेंडिकुलर तो निकाल ही लिया, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस से भी तो निकाल सकते हैं, मतलब साइन थीटा से भी तो कर सकते हैं इस गेम को, तो कर सकते हैं, आंसर सेम ही आ जाएगा। पीजीटी से भी कर सकते हैं। भाई यार 30 को 30 ना होता तो ये एंगल कहाँ लिखते हो? साइन 30 कहाँ लिखेगा फिर वो? ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी निकालने के लिए एक साइड पता होनी चाहिए और एक एंगल पता होना चाहिए, उसी पे बेस्ड रख के ही तो परपेंडिकुलर बेस और वो सब बनाते हैं, फिर वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाते हैं। नहीं आया? कल की वीडियो और आज की वीडियो देखना, आपको अपने आप सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखना उसको, स्किप कर करके नहीं, बेशक लास्ट का पार्ट जाके देखना, जहाँ पे जो एक तो आगे प्रूफ है, लास्ट में मैंने कुछ बेसिक करवाया ना, उसको देखना और आज का बेसिक देखना, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे? इन ट्राइंगल ABC ABC कहाँ है? ABD बता रहा हूँ, मतलब ट्राइंगल ही ना बन रही है। एंगल बी 90 ठीक है, एंगल बी का है, 90 डिग्री और एंगल डी का है, BD 8 मीटर, BD का है। 8 मीटर। अरे डायग्राम जरूरी है कि नहीं? बहुत ज़रूरी है, डायग्राम के बिना क्वेश्चंस नहीं होंगे। हाँ जी, 4 नंबर का तो 1.5 नंबर रखता है डायग्राम पे, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बना रखा है उसमें, 1.5 नंबर मिल जाएंगे, बट डायग्राम सही से बनाना, कायदे से, ऐसा तो ये बना रखा रफली डायग्राम नहीं, प्रॉपर स्केल से मेजरमेंट करके, और उसका प्रॉपर नेम होना चाहिए सब जगह। ठीक है, BD 8 मीटर है। अच्छा जी, हाँ जी, तो आइए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाऊं सबसे पहले? cos 30, पहले CD निकालेगा? फिर 10 30 निकालो भैया, चलो पहले 10 निकालोगे? 10 30 10 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा? BC अपॉन में BD। ठीक है, 10 10 30 कितना होता है? 1/3। 1 अपॉन में रूट 3, BC निकाल लो, BD 8 मीटर। DC अकेला कर दिया,
BC रूट 3 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, BC अकेला कर दियो 8 अपॉन, अब क्या करेंगे रैशनलाइज 8 अपॉन रूट 3 रूट 3 अपॉन रूट 3 भैया 8 रूट 3 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 8 रूट 3 अपॉन 3। तो यू तुम्हारा BC निकल के आया हो, BC निकल के आया, ध्यान रखिए बात है। अब कहाँ लगाना PGT, हम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री से तो हम PGT सिखा रहा हूँ। भैया भैया कहा कि मैं रूट 3 को स्क्वायर PGT तो भी निकल जाएगा, लेकिन PGT तो क्यों निकालेंगे जब एप्लीकेशन आ गया तो कॉस से निकाल लो, कॉस से निकल जाएगा और साइन से भी निकल जाएगा, क्योंकि तुम्हें परपेंडिकुलर भी तो पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज भी यूज कर सकते हैं, बेस हाइपोटेन्यूज भी यूज कर सकते हैं। आप बताओ क्या यूज करते एरिया हैं? अपॉन CD कॉस, कॉस कर लो। हाइपोटेनियस अपॉन बेस भैया हाइपोटेनियस अपॉन बेस तो हम क्या करेंगे cos 30, cos cos 30 कितना हो जाएगा आपके पास BD अपॉन में CD, सही है। हाँ भाई BD की वैल्यू कितनी है 8, CD की वैल्यू निकालनी है, cos 30 का होगा क्रॉस मल्टीप्लाई रूट 3 CD 16 कर दूँ, CD अकेला कर दियो 16 अपॉन में 3। अब CD इक्वल टू में 16 अपॉन में रूट 3 और यहाँ पे रूट 3 और यहाँ पे रूट 3 कितना हो जाएगा 16 रूट 3 अपॉन 3। हाँ है ना। अब हाइट ऑफ द ट्री निकाल के बताऊँ, प्लस हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू हाँ 8 रूट 3 अपॉन 3 और प्लस 16 रूट 3 LCM 3 है, 8 रूट 3 प्लस 16 रूट 3। हाँ भाई कितना हो जाएगा, पीछे मत हटना, ये पहले बताओ ये प्लस हो जाएंगे ना भैया सेम ना है हाँ अंदर के पार्ट में सेम याते और कहाँ ज़्यादा सेम होगा, यहाँ भी रूट 3 चल रहा है और यहाँ भी रूट 3 चल रहा है, अंदर के भैया प्लस है जाएंगे भैया, ये कहा जाएगा काट लेंगे आंसर का सेंटीमीटर में मीटर 8 रूट 3 नहीं आया, सच्ची बताओ पक्की भैया एक बात बता रोनीजा। भैया अब अगला क्वेश्चन CD तो यहाँ देखते पे रूट क्वेश्चन देख लिए एक बार, थोड़ा सा एक बेसिक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। नॉर्मली अगर बिल्डिंग और टावर के बीच में अगर कंपैरिजन होता है तो बिल्डिंग को छोटा माना जाता है, टावर को बड़ा माना जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। बट ऐसे ही रैंडमली आप चीज़ों को ना बोलें, एक थोड़ा सा असेसमेंट करिए कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं बीच में और इधर बिल्डिंग है और इधर टावर है, आप बीचों बीच खड़े हैं। अगर आप इधर देखते हो तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री होता है, अगर आप यहाँ देखते हो तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री होता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सा ऊंचा है, 60 वाला ऊंचा कि 30 वाला ऊंचा? भाई 60 डिग्री, देखो समझो 60 डिग्री का मतलब क्या? हाँ जी, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है आपका मुंह उतना ही ऊपर हो जाएगा, आपका मुंह उतना ही ऊपर है। तो भाई मुंह ऊपर उसी चीज़ के लिए होता है जो बड़ी होती है, ठीक है। नहीं हो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास यहाँ वॉल है, आप यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ से अगर इसको देखोगे तो माइट भी ऐसा हो सकता है कि ये 30 डिग्री हो, माइट भी। और जैसे जैसे आप इसके नज़दीक बढ़ते जाएंगे ये एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा होता चला जाएगा, और जब तुम इसके बहुत नज़दीक पहुँच जाओगे कतई 360 तो 89 डिग्री भी हो सकता है। 90 हो गया तो बिल्कुल आप घुस गए उसमें, कतई बीच 90 हो गया मतलब कतई ऊपर, समझ में आया? ठीक है। तो आप बिल्डिंग के जितना नज़दीक जाते हैं आपका एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही बड़ा होता चला जाता है, और जितना दूर जाते हैं ओ बेसबूर से अभी तो 50 थप्पड़ पड़े तो भी राज ना आ रही। इधर ध्यान दीजिए, तो जितना आप इससे दूर जाएंगे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही छोटा होता चला जाएगा, जितना आप उसके नज़दीक जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। इस बात को अपने दिमाग में रख के काम किया करो। और अगर टावर और बिल्डिंग अगर बात होती है, ठीक है, तो टावर हमेशा बड़ा होता है, बिल्डिंग हमेशा छोटी होती है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर क्वेश्चन में ही कुछ ट्विस्ट करके दिया हो
तो बात अलग है। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अगर हम भैया थोड़ी और मुझे आसान थोड़ा क्वेश्चन करा देखने ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मनीष क्या मतलब है इसका? मनीष मतलब बताइए बकवास में। मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब सीधा जाएगा वैसा। एक टावर है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, एक टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से जब आप टॉप ऑफ टावर को देख रहे हो तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट हो रहा है 30 डिग्री। फुट ऑफ द टावर 30 डिग्री का नहीं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट हो रहा है। भैया 30 डिग्री तो अरे रुक जा यार, ये पॉइंट जो है ये 30 मीटर अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर से। मतलब ये जो पॉइंट टच हुआ है ये 30 मीटर दूरी पर है टावर के फुट से। और कितना एंगल क्रिएट कर रहा है? अब उसने लास्ट में बोला 30 डिग्री क्रिएट। और फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपने ये निकालना है भाई। नहीं निकाल सकते क्या? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे विवेक? हाइपोटेनियस अपॉन बेस 10 लगेगा भैया। परपेंडिकुलर इन्वॉल्व हो रही है, बेस इन्वॉल्व हो रही है, विल यूज 10 वो मैं निकालना तो नॉट कॉस। आपने एच निकालना है हाँ ए भी और निकालना 30 नीचे का दिया हुआ है तो आपको परपेंडिकुलर और बेस में डीलिंग करनी है। तो दैट कैन बी डन बाय tan थीटा। आया समझ में? इस क्वेश्चन को आप लोग घर से करके लेके आएंगे। अगर AC हमें निकालने की देर होता तो AC That's all for today's. Thank you. BC